हेलो बच्चों, तो आ गए हैं उस अपनी कल की सीरीज को आगे कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया था, आपको पार्ट 1 क्लास 10th का मैंने आपको रिकॉर्ड करके लेक्चर दे दिया है। बेसिकली मैंने आपको कल भी समझाया था, आज फिर से बता रहा हूं बेटा। मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए PYQ की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। इसमें मैं केवल आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पोर्शन को कवर कराऊंगा, क्योंकि मैं बेटा केमिस्ट्री और बायो का ही टीचर हूं। और कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जितने भी हैं बहुत सिंपल वे में, आसान तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए और आपने एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक लेके आए, यही मेरी कोशिश है। तो बेटा हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने कल केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम लोगों ने कल PYQs को सॉल्व करते करते एक लगभग मेरा आधे घंटे का लेक्चर था, जहां पर मैंने एक पार्टिकुलर टाइम के बाद उस लेक्चर को वहीं पे स्टॉप किया था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। और प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल फ़ोन में इतनी मेमोरी भी नहीं है हमारे कि बहुत लंबा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा सके, इसलिए मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करेंगे कि आगे और मूव अप करें और चीज़ों को समझें कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से यूपी बोर्ड में पूछा जा रहा है। बहुत चीज़ें कठिन नहीं है बेटा, इतना कठिन नहीं, इतना समझ रहे हैं आप, बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें बड़ी आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्टर के ऊपर और इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं लाइट को ऑफ कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा कष्ट के लिए, थोड़ी सी असुविधा के लिए हमें खेद है। मैंने यहाँ पर ये लाइट्स ऑन कर दी हैं और फिर नाइट मोड मैंने लगा दिया है। ओके, ठीक है बेटा, थोड़ा सा चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। जितने भी मेरे पास संसाधन है, मैं इसी संसाधन में आपको अच्छी चीज़ें, अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसी कल वाली PDF को आगे बढ़ाया है। और ये दैनिक जीवन में pH का महत्व, ऊष्मा क्षेपी विक्रियाएँ ये करा दी थी हमने। और बेकिंग सोडा और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी हो गया था। खैर, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया था। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है साबुन की निर्मलन क्रिया। ओके, यानी जो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप होता है, यानी साबुन जो होता है ना, वो किस तरीके से कपड़ों को साफ करता है, ये चीज़ पढ़नी हमें है। साबुन किस तरीके से कपड़ों को साफ करता है, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप को पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो साबुन होता है, साबुन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, अगर इसके केमिकल फार्मूले को देखें तो C17H35 COONA, ठीक है ना। ये सोडियम साल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बन 17 कार्बन की एक चेन होती है, ठीक है ना। और ये कैसी होती है, जल विरागी, मीन्स हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर से नफरत करने वाली। अगर इस साबुन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाना चाहें आप तो कैसे बनेगा, 1, इसको हम लोग CH3 कहेंगे, फिर 2 कार्बन 2 हो गए, फिर 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10, 11, 12, 13, 14, बेटा 15, 16, 17, COO माइनस और ये Na+। ओके, ये साबुन का फार्मूला, साबुन की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो कार्बन कितने होंगे बेटा, 17 कार्बन हो गए। तो ये कार्बन 17 इस तरीके से बनते हैं। इसी चीज़ को शॉर्ट में कैसे दिखाया गया है कि ये जो इसकी टेल है ना, इसकी टेल को जो हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। ये जो आपको दिख रही टेल ना, इस टेल का नाम होता है हाइड्रोकार्बन चेन। यस प्लीज, कार्बन चेन कहते हैं इसको, ठीक है ना। और ये होती है जल विरागी, मतलब जल से नफरत करने वाली। जल विरागी, ये पानी से नफरत करते हैं, पानी को बिल्कुल लाइक नहीं करती है, ठीक है ना। उसके बाद ये इसका जो आपको दिख रहा है ना, इसका ये हेड होता है, ठीक है ना। ये हेड यानी शीर्ष होता है ये। और ये कैसा होता है, जल स्नेही, ये जल से मोहब्बत करता है, ठीक है ना। तो उसी साबुन की जो स्ट्रक्चर को अगर हम बनाना चाहें तो ये शॉर्ट में कुछ ऐसी बनाई जाती है, ठीक है। और ये इसका नेगेटिव पार्ट,
ये इसका हेड होता है, ठीक है ना, ये जल स्नेही होता है, और ये इसकी टेल होती है, और ये जल विरागी होती है, ठीक है ना। तो मैंने साबुन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके क्लींजिंग एक्शन को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलो देखिए ज़रा ध्यान से, मिसाल के तौर पर ये आपके पास कपड़ा है, इस कपड़े पर ये धब्बा लगा हुआ है, इस धब्बे को आपको हटाना है, ग्रीस है मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब हुआ क्या, आपने इस कपड़े को पानी में डाला, ये पानी है, इस पानी में आपने कपड़े को डाला और साथ में क्या डाल दिया, साबुन लगा दिया इसके ऊपर। तो जब आप साबुन लगा देंगे तब क्या होगा, देखा साबुन के जो हेड पार्ट होगा वो बाहर की तरफ, और टेल जो होगी, टेल इस ग्रीस के साथ बाइंड करेगी। जो साबुन की पूंछ होगी, पुच्छ भाग, वो क्या करेगा, वो इस ग्रीस के साथ बाइंड करेगा। ध्यान देना इस चीज़ को, ग्रीस के साथ बाइंड कर रहा है, और जो इसके हेड हैं वो कहाँ है, बाहर की तरफ है, ठीक है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। आपको ध्यान से देखना है ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको मिसेल कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बात को, मिसेल कहते हैं। अब होता क्या है कि जब आप पानी इसके ऊपर बहाते हैं तब होता क्या है कि ये मिसेल इस कपड़े से बाहर निकल जाता है उस दाग को लेकर के, और ये इसके टेल है और ये इसका हेड है, ठीक है। ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ठीक है। ये इस तरीके से, ओके, ये इस तरीके से, और ये मिसेल इस गंदगी को लेकर के बाहर निकल जाता है, इस तरीके से मूव करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि साबुन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है, साबुन का फार्मूला लिखना है, उसके बाद फिर ये बताना है कि इसकी टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से नफरत करती है। फिर टेल इसकी जो होती है ना वो ग्रीस के साथ कैसे बाइंड हो जाती है ये भी मेंशन करना है आपको। और उसके बाद फिर ये क्या करता है, यहाँ से जब पानी आप बहाते हो तो फिर ये इस पूरी ग्रीस के धब्बे को लेकर के इस कपड़े के बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं क्लींसिंग एक्शन, ठीक है। अगर आप इन जो क्वेश्चंस के आंसर आप डिटेल में लेना चाहते हैं, रिटन में लेना चाहते हैं, तो बेटा आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें मुझसे, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको इसके क्या मिलेंगे, इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो मैं अपने व्हाट्सअप नंबर को मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप देख करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। अभी फिलहाल चूंकि बहुत बड़ी सीरीज है, हम इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव अप करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, निस्तापन और भर्जन में क्या, निस्तापन और भर्जन की डेफिनेशंस क्या होती हैं, ध्यान देना। देखिए निस्तापन और भर्जन दोनों क्या होती हैं, ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अयस्क का सांद्रण कराने के बाद, अयस्क का सांद्रण कराने के बाद हमने क्या देखा, सल्फाइड अयस्क होते हैं या कार्बोनेट अयस्क होते हैं। अगर सल्फाइड अयस्क होते हैं तो हम उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, एयर के कांटेक्ट में गर्म करते हैं, जिससे उसकी सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अगर कार्बोनेट अयस्क होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको वायु की अनुपस्थिति में या वायु की बहुत नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, जिससे मेटल ऑक्साइड बनके तैयार होता है। तो अगर आप निस्तापन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, निस्तापन, हाँ, तो हम क्या कहेंगे, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को, करने की क्रिया को यस क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, यहाँ पर हाँ, निस्तापन सामान्यतः कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है। किसका निस्तापन सामान्यतः किसका किया जाता है, कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है, अयस्कों का किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपके पास ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, और इसको आप क्या कर दो, ताप दे दो, तो ये क्या बनाएगा, ZnO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये निस्तापन की डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे भर्जन पूछा जाए तो भर्जन की डेफिनेशन क्या देंगे, सांद्रित अयस्क को वायु की
उपस्थिति में, अब अनुपस्थिति हटा दो, यहां पर क्या हो जाएगा, उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ध्यान देना, भर्जन कहते हैं, ठीक है ना। और भर्जन किसका होता है, भर्जन सामान्यतः कार्बोनेट नहीं, सल्फाइड अयस्कों का, किसका, सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। इसके लिए एग्जांपल क्या आ जाएगा आपके पास, HgS, इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो तो क्या होगा, HgO और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस बन जाएगी, ठीक है ना। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन 1 और 3 ऑक्सीजन, ठीक है ना, बैलेंस नहीं है। तो कैसे बैलेंस करोगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कराओ, यहां भी 2 लगा दो तो 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना। ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। तो भर्जन ठीक है ना, भर्जन की डेफिनेशन ये होगी, निस्तापन की इससे पहले डेफिनेशन हो गई। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, देखो धातुओं को सक्रियता के आधार पर सक्रियता के घटते हुए क्रम पे जब रखते हैं तो एक सीरीज हमें मिलती है, उसका नाम होता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। मतलब क्या है, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम पर, सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, सक्रियता सारणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे कि इसके लिए मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था बेटा, जो मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर ताप, चाप, चांदी, सोना, AU, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, सक्रियता घटती है, सक्रियता का घटता क्रम, ठीक है ना। ये जो ऊपर के मेटल्स होते हैं ये काफ़ी अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक सक्रिय क्या होते हैं, ये अधिक सक्रिय। और ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये क्या होते हैं जी, मध्यम सक्रिय होते हैं ये। और ये जो होते हैं ये होते हैं कम सक्रिय, ठीक है ना। तो जो ऊपर के मेटल्स आपको दिखते हैं ये कैसे होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, बीच वाले मध्यम होते हैं, सबसे नीचे वाले कम सक्रिय होते हैं। होता क्या है, जो अधिक सक्रिय मेटल होता है वो कम सक्रिय को डिस्प्लेस कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है, ठीक है ना। खैर आप इस चीज़ को नोट कर ले, सक्रियता सारणी हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। और ये देखिए ज़रा इस अगले क्वेश्चन को, स्क्रीन पर आपके अगला क्वेश्चन आ गया है जी, देखेंगे हम यहाँ पर। संकलन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। संकलन मतलब योगात्मक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, उनको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। नोट कर लेना, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिल करके एक अकेला सिंगल उत्पाद बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। आप लिख लेना, आपके पास कापी कलम लेकर के बैठे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक दूसरे से मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल इनका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या निकलती है, हीट निकलती है। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनता है, CaOH का होल 2 प्लस हीट निकलती है। इनको हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, H2O प्लस CO2, क्या बनेगा, H2CO3, ठीक है ना। ये सब कैसी हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल
कमा ब्यूट टू डेज इन यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो इथेनल का भी लिखना है, ब्यूट टू डेज इन। अब देखना, ध्यान देना जरा पहले वाले का, इथेनल, इथेनल तो अल है तो यहाँ पर क्या आएगा, CHO आएगा, और इथेन है यानी 2 कार्बन आएंगे, तो 1-2 कार्बन ये हो गए, और इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ देना, तो ये इथेनल 1-2, इसका नाम हो जाएगा इथेनल। दूसरे वाले का देखो, ब्यूट टू डेज इन, ब्यूट टू डेज इन, ब्यूट के लिए 1-2-3-4 कार्बन हो जाएंगे, ये ब्यूट हो गया। अब इसमें 2 डेज पर क्या है, इन लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो 2 डेज पर क्या लगा दिया, इन लगा दिया। बची हुई वैलेंसी किससे पूरी करना है बेटा, हाइड्रोजन से। इस कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी, 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा दो। इसकी 3 वैलेंसी पूरी है, 1 लगा दो। 1 पूरी है, 3 लगा दो। ये ब्यूट टू डेज इन हो गया, स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है ना, नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन है, सिनाबार से मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। सिनाबार ये मरकरी का अयस्क होता है, इसको HGS के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, NCERT में HGS कहा गया है इसको। तो सिनाबार होता है HGS। सिनाबार से मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सिनाबार एक सल्फाइड अयस्क है, कैसा है बेटा, सल्फाइड, यस प्लीज, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क है ये। तो जब ये सल्फाइड अयस्क है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, भर्जन करेगा। जो ही भर्जन होगा फौरन ये क्या है, मिल जाएगा HgO में और प्लस SO2 में। इसको जरा बैलेंस कर दो, तो कैसे बैलेंस होगा, 2 3 2 2 बैलेंस हो गया, ठीक है ना। इसको 23-22 से बैलेंस करते हैं, 23-22। बेटा ये तरीका सही नहीं है याद करने का, लेकिन इस सिस्टम के साथ, मतलब एक ट्रिक के साथ इसको याद कर लिया था। आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर गिनना है और फिर इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। खैर, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस HgO को लाते हैं और ज़्यादा हीट कर देते हैं, ताप दे देते हैं। जब इसको और हीट करते हैं तो इसमें से Hg बनता है, प्लस ऑक्सीजन इसकी बाहर निकल जाती है, और ये पारा लिक्विड फेज में आपको मिलता है। सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है, ये गैस होता है, सॉलिड बनता है, ये गैस बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से सिनाबार, यानी ये सिनाबार है, सिनाबार है, और सिनाबार से क्या बन गया, मरकरी बन गया, ठीक है ना। तो कर लोगे आप लोग, बहुत बढ़िया, नोट कर लो। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जी। हाँ, खंड का ये बायोलॉजी के पोर्शन का खंड है। इसमें कह रहा है कि पादप में जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो जाइलम का मतलब, जाइलम फॉर जल, जल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जल का जो एक जगह से दूसरी जगह पादप अपने जल को भेजते हैं, वो जाइलम की मदद से भेजते हैं। तो क्या होगा, जल का परिवहन करना, क्या होगा, जल का परिवहन करना, यस प्लीज, जल का परिवहन करना। फिर शरीर के किस अंग में कॉपर टी लगाया जाता है। कॉपर टी बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव एक डिवाइस होती है जिसको फीमेल के यूट्रस में लगाया जाता है ताकि प्रेगनेंसी अचीव ना हो। ओके, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर, शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया था। तो आंसर होगा क्या है, गर्भाशय में। कहाँ, गर्भाशय में, यूट्रस में इसको लगाया जाता है। ये यूट्रस हो गया फीमेल का, ठीक है ना, ये यूट्रस हो गया, ठीक है, ये यूट्रस हो गया, और ये इसकी नेक हो गई यूट्रस की, और ये वेजाइना हो गई। और कॉपर टी जो होता है ना, वो कॉपर टी इस जगह पर यहाँ पर यूट्रस में इसको लगा दिया जाता है। ये कॉपर टी है, यूट्रस में लगा दिया गया, ठीक है। तो ये कॉपर टी, CuT, ठीक, कहाँ लगाई जाती है, यूट्रस में लगाई जाती है, यानी गर्भाशय में लगाई जाती है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, आंसर है मटर के पौधे पर किया था। फिर है समझात अंगों के उदाहरण दीजिए। समझात अंगों में क्या हो जाएगा, मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के पंख, या हम कहेंगे पक्षी के पंख, ये समझात अंग होते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही तरह से होती है, काम अलग अलग होता है। पक्षियों में जो पंख होते हैं उनका काम उड़ने का होता है, इंसानों में जो हाथ होते हैं उनका काम पकड़ने का होता है, ठीक है ना। ऐसे घोड़े के अग्रपाद जो होते हैं दौड़ने का काम होता है, लेकिन ये सब समझात कहलाते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, ये नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद फिर क्या है, देखो यहाँ पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन को बहुत ध्यान से देखना आप लोग। कैसे देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अगर मैंने फिर आपको बताया कि बेटा अगर आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में लेना चाहते हैं, प्लीज़
मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आएँ, आप मेरे को कांटेक्ट करें, आपको इनकी पीडीएफ मिल पाएंगी और इनको डिटेल में आप इनके क्वेश्चंस के आंसर देख पाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि ये फीमेल का, ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट हो गया, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट हो गया। इसमें सबसे ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, अंडाशय होता है। ये जो होती है नेक, इसका नाम होता है वर्तिका, वर्तिका। अब परागकण आकर के इस वर्तिका पर बैठता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय के अंदर एक प्लासेंटल, ये प्लासेंटल जो थ्रेड होता है, या हम कहेंगे एक यहाँ पर धागेनुमा संरचना निकली हुई होती है, इसका नाम होता है प्लासेंटा, प्लासेंटा कहते हैं इसको। और इस प्लासेंटा से जुड़े हुए होते हैं कौन? बीजांड। ये बीजांड हो गए इसके साथ जुड़े हुए, ये बीजांड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये बीजांड जुड़े हुए। ध्यान देना आप, ये सब क्या है? ये है, ये बीजांड है, ठीक है ना। अब इस बीजांड के अंदर अगर हम बीजांड की फोटो बनाना चाहें, ये बीजांड की फोटो हो गई। इस बीजांड में हम क्या देखते हैं? ये दो ध्रुवीय केंद्रक हैं। ये क्या हैं? दो, ये दो ध्रुवीय केंद्रक हैं, ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये दो ध्रुवीय केंद्रक हैं। और ये 3 कोशिकाएं यहाँ पर हैं, देख लो, दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, वेरी गुड, दिख रहा। 3 कोशिकाएं होती हैं। ये बीच वाली होती है अंड कोशिका, अंड कोशिका, और जो साइड वाली होती है इनको हम लोग सहायक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक, यस, कोशिकाएं। ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं, इनका नाम होता है एंटीपोडाल कोशिकाएं, एंटीपोडाल कोशिकाएं, ठीक है ना। ये है किसकी फोटो? ये है बीजांड की फोटो। अब मैं यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन को समझाने के लिए यहाँ पर फिर से इसको फोटो को बनाऊंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा क्या आखिर बेसिक मीनिंग है। ये मैंने इसके बीजांड को बना दिया, ध्यान देना, ये बीजांड हो गया। और ये क्या हो गई? ये हो गई अंड कोशिका, ये हो गई ध्रुवीय केंद्रक, और ये हो गए, यस, ये हो गई एंटीपोडाल कोशिकाएं। ये सब एन होती हैं, आधी होती हैं, हाफ होती हैं, एन, ये सब एन होती हैं, ठीक है ना। अब ये परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर बैठा, वर्तिकाग्र पर जो ही परागकण आकर के बैठता है, वर्तिकाग्र इसको आइडेंटिफाई करती है कि परागकण किस वाले पौधे का आया है। मिसाल के तौर पर ये वर्तिकाग्र मान लो गुलाब के पौधे का है। अब इस पर परागकण आकर के गुड़हल का बैठ गया, तो क्या इस परागकण को ये वर्तिकाग्र सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। जैसे आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आ जाए, क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, भाई कहाँ से आया हो, कौन हो, नाम क्या है, पता क्या है, तमाम चीज़ें आप आइडेंटिफाई करोगे। जब पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारी अपनी रिश्तेदारी का है, तो आप उसको बैठने के लिए भी कहेंगे, उसको चाय नाश्ता भी देंगे, उसकी खैरियत मालूम करेंगे और तमाम उसकी खातिर मदारात की जाएगी। लेकिन अगर वो आपकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, आपके कहीं भी किसी रिश्तेदारी से नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? आप उसको तुरंत घर के बाहर निकाल देंगे कि भाई आप आए कैसे गए घर के अंदर? हाँ, क्या आपने बिल्कुल अपने आप जो है अपने आप को क्या समझ क्या रखा आपने? ऐसे किसी घर में आप कैसे आ सकते हैं? आप तुरंत उसको बाहर निकाल देंगे। अगर नहीं निकलेगा तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। यही काम होता है कि जब ये परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर बैठता है, तो वर्तिकाग्र सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि परागकण किसका है। मिसाल के तौर पर परागकण यही गुलाब के पौधे का है, मान लो ये गुलाब के पौधे का ही वर्तिकाग्र है। फौरन इसको खाना पीना तमाम चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे पोषण मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है? छोटी सी प्रोजेक्शन बन जाती है इसमें, ये छोटी सी उभार बन जाती है। पता है इस उभार, ये उभार धीरे धीरे बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसको हम लोग पराग नलिका का नाम दे देते हैं। और ये बीजांड द्वार तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है बेटा? बीजांड द्वार तक पहुँचती है। अब जब ये बीजांड द्वार पर पहुँच जाती है तो इसमें से 2 नर युग्मक रिलीज कर दिए जाते हैं। ये 2 नर युग्मक हैं। क्या है? नर युग्मक। बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट कर दूंगा डबल फर्टिलाइजेशन का। 2 नर युग्मक क्या होते हैं? रिलीज कर दिया था। एक नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से मिलता है, यानी एक नर युग्मक, ये है नर
युग्मक किससे मिलता है? अंड कोशिका से। ये है, ये भी एन है, इसका नाम क्या है? अंड कोशिका। क्या बनता है? अंड कोशिका से मिलता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बन जाता है। मतलब ये 2n, n और n जो ही मिलेगा क्या बनेगा? 2n। इस जाइगोट से क्या बनता है? भ्रूण बनता है, और इस भ्रूण से क्या बनता है? बीज बनता है, और उस बीज से नया पौधा, बीज और बीज से क्या बनता है? नया, यस प्लीज, पौधा बनता है। तो एक तो ये निषेचन हुआ कि एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिला, जाइगोट बना, फिर जाइगोट ने डिवाइड करके भ्रूण बनाया, भ्रूण ने बीज बनाया, बीज नया पौधा बनाएगा। एक तो ये बात। अब दूसरा नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक है, ये दूसरा नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक ये क्या करता है? ये जो ध्रुवीय केंद्रक है एन और एन, ये क्या है? ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, इन ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलता है। तो देखो एन है, एन ये एन है, तो कितने बन जाएंगे? 1 2 3, 3n, ये 3n संरचना बनेगी। ये 3n संरचना आगे क्या करेगी? विभाजन करेगी। क्या करेगी? विभाजन। इससे क्या बनेगा? भ्रूण पोष बनेगा, भ्रूण पोष बनेगा। तो जो नारियल की गर्री होती है ना, सफेद गर्री, वो भ्रूण पोष होती है, पलते हुए भ्रूण के लिए भोजन होती है। ठीक है ना? दिखाई दे रहा? वेरी गुड, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भ्रूण पोष बनता है। तो यहाँ पर निषेचन 2 बार हो रहा है। एक बार नर युग्मक किससे निषेचन कर रहा है? अंड कोशिका से, जाइगोट बन रहा है, उससे भ्रूण बनता है, उससे बीज बनता है। दूसरा जो निषेचन हो रहा है अंड नर युग्मक का, वो किससे हो रहा है? ध्रुवीय केंद्रकों से। तो ध्रुवीय केंद्रक से जब मिलता है तो 3n बनता है, मतलब वो आगे चल करके भ्रूण पोष का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। अगला क्वेश्चन क्या है? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो पुनर्जनन में क्या होता है? आपने देखा होगा प्लेनेरिया और हाइड्रा, ये 2 ऐसे एनिमल होते हैं कि अगर इनकी बॉडी किसी भी कारणवश टूट जाए तो इनका जो टूटा हुआ हिस्सा होता है ना, उससे एक नया जीव बन जाता है। मैं बात करूं यहाँ पर प्लेनेरिया की, एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्लानेरिया को समझाने की कोशिश की है। ये प्लानेरिया है, मान लो। ठीक है ना? ये प्लानेरिया है। इस प्लानेरिया में क्या हुआ कि मान लो किसी कारणवश इसकी बॉडी टूट गई, कट हो गई, तो इसका ये हेड वाला हिस्सा अलग हो गया, इतना हिस्सा हेड का ये अलग हो गया, ये हिस्सा हेड वाला अलग हो गया। ध्यान देना, ये हेड वाला हिस्सा अलग हो गया, और ये इसका मिडिल पार्ट हो गया, ये इसका मिडिल पार्ट हो गया, ये अलग हो गया। फिर क्या है? किसी भी कारणवश ये इसका टेल वाला पार्ट अलग हो गया। अब होता क्या है, सुनना ध्यान से। ये है प्लानेरिया। अब इस वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से, इनमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम होता है पुनर्जनन कोशिकाएं। क्या नाम होता है उसका? पुनर्जनन कोशिकाएं। ठीक है ना? कोशिकाएं। फिर इससे एक नया प्लानेरिया बनेगा, इससे एक नया प्लानेरिया। लो जी, ये नया प्लानेरिया बना इससे। इस वाले हिस्से से भी एक, यस प्लीज, नया प्लानेरिया। इस वाले हिस्से से भी एक नया प्लानेरिया। तो यहां पर आपने क्या देखा कि बॉडी की जो खंड है ना, उन खंडों से किसी भी कारणवश बॉडी क्या हुई? खंडों में बट गई, और फिर हर खंड से एक नया प्लानेरिया बन गया। इसी को हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। यही चीज हाइड्रा में भी होती है। आपने देखा होगा छिपकली क्या करते हैं? मारते हैं, सबसे पहले उसकी पूंछ अलग होती है। क्यों अलग होती है पता है? छिपकली हमें धोखा देती है। वो क्या करती है कि जो ही आप उसको मारते हो तो तुरंत वो अपनी पूंछ को अलग करती है, ताकि हमारा शत्रु हमारी पूंछ के पीछे पड़ जाए और हम अपने आप को बचा लें। ये चाहती है, ये हमें धोखा देना चाहती है छिपकली। तो हम जब मारते हैं तो उसकी पूंछ अलग हो जाती है। आपने देखा होगा अपने दीवार पे कभी ऐसी छिपकली जिनमें पूंछ दोबारा फिर से उग रही होती है, तो जो उन्हें पुनर्जनन कोशिकाएं होती है ना, फिर से पूंछ का निर्माण कर देती हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना है। तो ये पुनर्जनन द्वारा जो है जनन हो गया, प्लानेरिया में और हाइड्रा में 2 चीज़ों में देखने को मिलता है। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप इनके जो लेक्चर्स और इनके आंसर्स आप डिटेल में लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं आपको इसके डिटेल आंसर्स दे दूंगा। ठीक है ना? वृक्क में वृक्काणु,
जी की संरचना का वर्णन कीजिए, कैसे कार्य करती है। अच्छा, इसके बाद फिर ये वाला निम्नलिखित संचित टिप्पणी लिखिए। वृक्क मतलब किडनी, ये देखिए किडनी होती है, ठीक है ना। ये किडनी हमारी जो होती है उसमें एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग का नाम क्या होता है, हाइलम। ध्यान देना, इस ओपनिंग का नाम होता है हाइलम। इसमें से क्या निकलती है, यूरेटर निकल करके आता है। अगर हम इस किडनी के अंदर झांक करके इसके एनाटॉमी को देखना चाहेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इस किडनी में जो इसकी बनावट होती है ना, वो कुछ इस तरीके से, इसमें छोटे छोटे इसमें खंड होते हैं त्रिभुजाकार, ठीक है ना। इनको मेडुला पार्ट कहते हैं, मेडुलरी रीजन। अच्छा, ये चीज़ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इस तरीके से। और फिर अगर हम इनको और जूम करके देखते हैं तो इसमें हमें मिलता है ये वृक्काणु मिलता है, नेफ्रॉन सेल्स मिलती हैं ये, ठीक है ना। नेफ्रॉन सबसे जो सिंपल यूनिट होती है, सबसे सिंपल इकाई होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास नेफ्रॉन होता है, उस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसी बनती है। ये आप एनसीईआरटी में देखे हुए होंगे कि ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में बना करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, संग्राहक नलिका होती है। ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, संग्राहक नलिका। इसमें कई सारे नेफ्रॉन जो होते हैं ना, वो अपना सिक्रीशन डालते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर खून की पाइपलाइनों का एक गुच्छा होता है जो इसके कप लाइक स्ट्रक्चर में रखा हुआ होता है। ये खून की पाइपलाइनों का जो गुच्छा होता है ना, इस गुच्छे का नाम होता है ग्लोमेरुलस। और ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ये सब होता है वृक्क नलिका। वृक्क नलिका मतलब यह हुआ कि नेफ्रॉन के दो भाग हो गए, नेफ्रॉन के दो भाग हो गए। एक हो गया ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, दूसरा हो गया वृक्क नलिका, वृक्क नलिका, ठीक है ना। अब इस वृक्क नलिका के कितने भाग होते हैं, सबसे पहले बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल होता है। फिर होता है जी, ये बोमेन कैप्सूल हो गया, ये वाला, ये हो गया बोमेन, हाँ, बोमेन कैप्सूल, यस। उसके बाद फिर ये आपको जो दिख रहा है ना, ये जो आपको बहुत ही डेंस और बहुत ही मुड़ा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसका नाम होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, PCT, ठीक है ना, समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर ये आपको जो दिख रहा है ना, लूप ऑफ हेनले होता है। ये क्या होता है, हेनले लूप, हेनले लूप, हेनले लूप, ये हेयर पिन के तरीके से होता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा ना यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सा और कुंडलित भाग होता है, मैं इसको मिटा करके थोड़ा सा बनाना चाहूँगा। यहाँ भी कुंडलित भाग फिर से देखने को मिलता है। इस कुंडलित भाग को पता है क्या कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इस वाले को क्या कहते हैं, DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये है संग्राहक नलिका। क्या है ये, संग्राहक नलिका। अच्छा, ये जो खून की आर्टरी आ रही ना, इसमें ब्लड आर्टरी आ रही है, ये आर्टरी फिर इसी के ऊपर लिपट जाती है, ठीक है ना। लिपटने की वजह क्या होती है, क्योंकि ये यहाँ पर ग्लोमेरुलस खूब फिल्टर करता है ना ब्लड को, तो बहुत तेज़ी से फिल्ट्रेशन होता है। लगभग एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद फिर से जो ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर मतलब फिल्टर कर दिया गया है, जो साल्ट फिल्टर कर देंगे, उसको दोबारा फिर से खींचना रहता है। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, पुनरावशोषण, चयनित पुनरावशोषण, ये काम होता है। तो खैर थोड़ा टर्म आपको लग रहे होंगे कठिन, लेकिन मैं अभी आपके टर्म्स को क्लियर कर दूंगा। देखिए, किडनी मैंने बनाई, किडनी की ओपनिंग को हाइलम कहते हैं। इसी ओपनिंग से क्या निकला हुआ होता है, ये रुका हुआ यूरेटर निकले हुए होते हैं इसी, ठीक है ना, मूत्रवाहिनी इनको कहते हो। और उसके बाद किडनी को और देखा तो इसमें आपको क्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखिए, मेडुलरी रीजन होते हैं। इसको और जूम करके देखा तो इसके अंदर आपको ये ऐसी नेफ्रॉन देखने को मिली। इस नेफ्रॉन कोशिका के अंदर यानी वृक्काणु के अंदर, इसको हम लोग वृक्काणु कहते हैं। वृक्काणु दो भाग होते हैं, एक ग्लोमेरुलस, दूसरा वृक्क नलिका। बोमेन कैप्सूल हो गया, फिर PCT हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप कह देंगे, हेनले लूप हो गई। और उसके बाद हो गया कौन, DCT, फिर हो गया संग्राहक नलिका। ये फोटो हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको
बताया है, समझाने की कोशिश की कि वृक्काणु किस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है ना। अब इसके कह रहा है कि यह कार्य कैसे करती है बताइए। तो वृक्काणु के क्या मेन कार्य होता है इसका, यूरिन मूत्र का निर्माण करना। वृक्काणु का मेन कार्य क्या होता है, मूत्र का निर्माण करना। तो मूत्र के निर्माण में 3 स्टेप आते हैं, नोट कर लो जरा, मैं वो स्टेप बता दूं आपको। मूत्र के निर्माण में जो 3 स्टेप आते हैं वो कौन कौन से स्टेप आते हैं, ठीक है जी। मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलस निस्यंदन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है चयनित पुनरावशोषण, और तीसरा होता है श्रावण। इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि खून, ये आपके पास क्या हो गया, खून की पाइपलाइनों का गुच्छा हो गया ये, ठीक है ना। और ये रखा होता है कैप्सूल, कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ होता है ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप की तरीके से संरचना होती है ये, ठीक है ना। तो पता है एक दिन में कितना छनता है यहाँ पर, एक दिन में 180 लीटर यहाँ पर छन जाता है फिल्ट्रेट, ठीक है ना। तो 180 लीटर फिल्ट्रेट यानी बहुत तेजी से यहाँ पर ग्लोमेरुलस खून को छान करके निकालता है, बहुत 180 लीटर फिल्ट्रेट निकालता है। फिर ये फिल्ट्रेट इस वाली पाइपलाइन से होता हुआ यहाँ पर रन करके आखिरी में संग्राहक नलिका में जाकर के गिरता है। अब 180 लीटर निकाल तो देंगे नहीं, 180 लीटर पेशाब तो दिन में होता नहीं है, लगभग क्या बोलते हैं इसको 1.5 लीटर होता है। फिर बाकी जो पानी होता है इसको फिर से दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, अमीनो अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, और तमाम चीज़ें हैं जो एक बार में बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं, रिलीज हो जाती हैं इस वाली डक्ट के अंदर। फिर ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और साल्ट जो एक्स्ट्रा हो गए हैं, जो ज़्यादा निकल गए हैं, पानी निकल गया, इसको फिर से दोबारा वापस खींचा जाता है। इसको बोलते हैं क्या, चयनित पुनरावशोषण। और अंत में जो बचता है मटेरियल उसको संग्राहक नलिका में डाल देते हैं। जब संग्राहक नलिका में ये फ्लूइड आकर के गिरता है तब इसको हम लोग यूरिन का यानी मूत्र का नाम देते हैं, उससे पहले इसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही बात ना। अच्छा खैर ये चीज़ हो गई। अब है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है कि वो पोषण जिसमें कि कोई जीव अपना भोजन अपने आप बना ले, जैसे कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। कैसे बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले जाती है और पानी जड़ से खींचता है प्लांट, और यहाँ पर क्या होता है सूर्य का प्रकाश, और क्या होता है यहाँ पर होती है क्लोरोफिल होता क्या है इसमें, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस ये बनती है, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो 6 से यहाँ पर गुणा कराओ, 12 से यहाँ पर करा दो और 6 से यहाँ पर करा दो, हो गई, ठीक है ना। ये स्वपोषी पोषण हो गया। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि प्लांट जो होता है ना, प्लांट की बॉडी जमीन से पानी को खींचती है। अब मान लो धूप है, ये सूरज निकला हुआ है, तो अब इस सूरज की रोशनी में ये प्लांट की बॉडी गर्म होती है, तो कहीं ये डिहाइड्रेशन ना कर जाए इसके लिए अपने पास से वाटर की वेपर्स ये प्लांट की बॉडी बाहर निकालती रहती है ताकि शरीर का तापमान नियत रहे, ठीक है ना। और डिहाइड्रेशन की वजह से प्लांट की डेथ ना होने पाए, इसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। संकर क्या होता है कि जब दो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज वाले जीवों को आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो उनसे जो एक नया जीव मिलता है उसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, उसको हम लोग संकर कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पर अपने लेक्चर को एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। मैं ज़रा लाइट जला लूँ, ठीक है जी। तो मैं यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ बेटा। काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी जो है मुजाहिदा और मशक्क़त के साथ मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। काफ़ी नींद लग रही रात है, लेकिन एक आप लोगों की मोहब्बत है बेटा कि मैं इन सब लेक्चर्स को बना पा रहा हूँ और आप तक ये कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको इन लेक्चर से कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप ये जो है वीडियो भेजें ताकि लोग इसको देख करके अपनी तैयारी अच्छी कर पाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में।
वेरी थैंक यू।